हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। यूनिट एंड डायमेंशन का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। चेक द इक्वेशन। डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से किसी दिए गए इक्वेशन को चेक करना सीखेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है। उसके बाद एस्टैब्लिश रिलेशन। एक क्वांटिटी का डिपेंडेंसी दो तीन क्वांटिटी पे दिया गया है। बोल रहा है कि ये क्वांटिटी इन दोनों तीनों क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से इन सभी क्वांटिटी के बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना सीखेंगे, एक रिलेशन बनाना सीखेंगे। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये डायमेंशनल एनालिसिस कहां कहां पे काम नहीं करता है ये देखेंगे, और फिर साथ में क्वेश्चन भी करते चलेंगे ताकि कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी बना रहे। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। मान लें कि एक इक्वेशन है P बराबर Q। P और Q बराबर है तो जो डायमेंशन Q का होगा वही डायमेंशन P का होगा, क्योंकि बीच में इक्वालिटी है। Q अगर प्रेशर का डायमेंशन है तो ये P भी प्रेशर का डायमेंशन होगा। Q अगर फोर्स का डायमेंशन है तो ये P भी फोर्स का डायमेंशन होगा, क्योंकि बीच में इक्वालिटी है। तो यहां पे P का डायमेंशन और Q का डायमेंशन सेम होगा। डायमेंशन ऑफ P बराबर होगा डायमेंशन ऑफ Q के। तो अगर किसी इक्वेशन में इक्वालिटी के दोनों साइड का डायमेंशन अगर सेम आ रहा है तो बोलेंगे वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इसी को बेस बनाते हैं और एक इक्वेशन लेते हैं, उसको चेक करते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है। F बराबर mv²/r। यहां पे ये F फोर्स है, ये m मास है, और ये v स्पीड है, और ये r लेंथ है। तो इक्वालिटी के इस साइड फोर्स का डायमेंशन होगा, और फोर्स का डायमेंशन इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन 01 में हम लोग पढ़ चुके हैं। फोर्स का डायमेंशन m l t-2 होता है। अब इक्वालिटी के इस साइड का डायमेंशन देखो, ये m मास है तो इसका डायमेंशन कैपिटल M। ये v स्पीड है तो इसका डायमेंशन LT-1। यूनिट होता है मीटर बाय सेकेंड, तो डायमेंशन LT-1, LT-1, और इस पे पावर 2 है, और फिर डिवाइड में ये R लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L बराबर ये M L का पावर 2 और T का पावर -1 इंटू 2, तो T का पावर -2 और डिवाइड में ये L। तो यहां पे एक L से एक L कट जाएगा और ये मिलेगा M L T-2। तो ये है इक्वालिटी के इस साइड का डायमेंशन। तो अब आप यहां पे देखो, इक्वालिटी के इस साइड का डायमेंशन और इक्वालिटी के इस साइड का डायमेंशन सेम आ रहा है, मैच कर रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है।
लेकिन यहीं पे आप सोच के देखो, इस m के फैक्टर में, इस m के साथ गुना में यहां पे कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट नंबर ले लें, 2 4 5 6 7 8 कुछ भी, 7 ले लेते हैं। तो अब इक्वेशन हो गया f बराबर 7mv²/r, और डायमेंशन लेस कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो अभी भी इस इक्वेशन को अगर चेक करेंगे तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट ही आएगा। लेकिन यहां पे अगर डायमेंशन लेस कांस्टेंट नंबर को अलग अलग रखेंगे तो ये इक्वेशन न्यूमेरिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन न्यूमेरिकली भी करेक्ट होगा। इस पे एक क्वेश्चन और ले लें, इस पे एक क्वेश्चन और ले लें। क्वेश्चन है s बराबर ut प्लस 1/2 at²। यहां पे ये s डिस्प्लेसमेंट है, ये u वेलोसिटी है, और ये a एक्सीलरेशन है, और ये t टाइम है। चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है। तो इक्वालिटी के इस साइड का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होगा, और डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, यूनिट मीटर होता है, और डायमेंशन कैपिटल L, तो इसका डायमेंशन आएगा कैपिटल L। अब इक्वालिटी के इस साइड का डायमेंशन देखो, तो ये u वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन LT-1, और ये t टाइम है, तो इसका डायमेंशन इनटू में कैपिटल T। अब प्लस इस 1/2 का कोई रोल नहीं आएगा डायमेंशन में, ये 1/2 डायमेंशन लेस कांस्टेंट नंबर है, डायमेंशन इस एक्सीलरेशन का होगा। एक्सीलरेशन का डायमेंशन LT-2, यूनिट मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, तो डायमेंशन L और T-2, LT-2, और इनटू इस टाइम का डायमेंशन कैपिटल T, और इस T पे स्क्वायर है तो कैपिटल T पे स्क्वायर। तो अब आप यहां पे देखो, T का पावर -1 इंटू T, तो इस T के पावर -1 से ये T कट जाएगा, T का पावर -1 मतलब 1/T, तो 1/T से ये ऊपर वाला T कट जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी T के पावर -2 से T का पावर +2 कट जाएगा, और ये मिला L प्लस L। तो लेंथ का डायमेंशन प्लस लेंथ का डायमेंशन बराबर लेंथ का ही डायमेंशन होगा। 2 मीटर प्लस 3 मीटर बराबर 5 मीटर, तो मीटर प्लस मीटर बराबर मीटर। तो लेंथ का डायमेंशन प्लस लेंथ का डायमेंशन बराबर लेंथ का डायमेंशन। तो यहां पे भी देखो, इक्वालिटी के इस साइड का डायमेंशन है कैपिटल L, और इक्वालिटी के इस साइड का डायमेंशन भी आया कैपिटल L। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन यहीं पे आप फिर से अब सोच के देखो कि इस जगह पे इस u के साथ गुना में अगर कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट नंबर ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी यहां पे, और इस 1/2 के जगह पे भी कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट दूसरा नंबर ले लें, 5 6 7 8 या कुछ भी, तब भी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट ही आएगा। अगर इक्वेशन ऐसा हो जाए, s बराबर 3ut प्लस 5at², तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट नंबर है, तो इसके बारे में डायमेंशनल एनालिसिस कुछ नहीं बताएगा। अभी भी इस इक्वेशन को चेक करेंगे तो ये इक्वेशन
डायमेंशनली करेक्ट ही आएगा। लेकिन हमने ये इक्वेशन 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है कि ये इक्वेशन न्यूमेरिकली भी करेक्ट है क्योंकि इसका यूज करते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन ये इक्वेशन न्यूमेरिकली रॉन्ग है। अब यहां पे देखो, डायमेंशनल एनालिसिस इस इक्वेशन को भी करेक्ट बता रहा है और इस इक्वेशन को भी करेक्ट बता रहा है, लेकिन न्यूमेरिकली ये इक्वेशन करेक्ट है और ये इक्वेशन रॉन्ग है। तो आप ध्यान रखना कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है, इक्वालिटी के दोनों साइड का डायमेंशन ही मैच नहीं किया, तब तो वो इक्वेशन पक्का 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 रॉन्ग होगा। ये दोनों स्टेटमेंट हम यहां पे लिख देते हैं, इसको समझे ध्यान से प्रोसेस को। If an equation is dimensionally correct, then that equation numerically may be correct or wrong। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है। बट if an equation is dimensionally wrong, then that equation must be wrong। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है, इक्वालिटी के दोनों साइड का डायमेंशन ही मैच नहीं किया, तो वो इक्वेशन पक्का रॉन्ग होगा, पक्का रॉन्ग होगा, मस्ट बी रॉन्ग। तो ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब किसी एक क्वांटिटी का डिपेंडेंसी पता है कि ये क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो इन सभी क्वांटिटी के बीच डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से रिलेशन एस्टैब्लिश करना सीखते हैं। मान लो एक क्वांटिटी है ए और इसका डिपेंडेंसी पता है, ये P Q R इन तीन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस कहता है कि इस प्रोपोर्शनैलिटी के दोनों साइड डायमेंशन सेम होना चाहिए। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के दोनों साइड डायमेंशन इक्वेट करेंगे तो A, P, Q और R में एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसको करके दिखाते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। ये मान लो एक सिंपल पेंडुलम है, एक स्ट्रिंग से ये बॉल बंधा हुआ है। अगर इस बॉल को वर्टिकल के साथ ऐसे थीटा एंगल पे लाके यहां से रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो ये बॉल इस तरह से ऑसिलेट करेगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। यहां पे इस स्ट्रिंग का लेंथ इस बॉल के सेंटर ऑफ मास तक L है और इस जगह पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड G है। तो इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड डिपेंड करता है L और G पे।
तो यहाँ पे देखो टाइम पीरियड का डिपेंडेंसी पता है कि ये एल और जी पे डिपेंड करता है। अब दोनों साइड डायमेंशन इक्वेट करेंगे और टी, एल और जी में एक रिलेशन मिल जाएगा। प्रोसेस को देखते रहना। अभी सिर्फ इतना पता है कि ये टी, एल और जी पे डिपेंड करता है। इस साइड ये एल ऊपर में है या डिवाइड के नीचे में है ये नहीं पता, ये जी ऊपर में है या डिवाइड में है नीचे में है ये नहीं पता, तो हम यहाँ पे एल का पावर ए मान लेते हैं और जी का पावर बी मान लेते हैं। अब दोनों साइड डायमेंशन इक्वेट करो। तो इस साइड मास नहीं है तो कैपिटल एम का पावर 0, लेंथ भी नहीं है तो कैपिटल एल का पावर 0, टाइम है, ये टाइम पीरियड ही है ये टी, तो टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी और इसका पावर 1। तो ये आया प्रोपोर्शनैलिटी के इस साइड का डायमेंशन बराबर इस साइड का डायमेंशन। तो ये एल लेंथ है, इसका डायमेंशन कैपिटल एल और इसका पावर ए। ये जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, तो डायमेंशन कैपिटल एल और टी का पावर -2, एल टी -2 और इसका पावर है बी। तो अब यहां पे देखो इस साइड भी मास नहीं है तो कैपिटल एम का पावर 0 और एल का पावर, यहां पे एल का पावर ए है और यहां पे एल का पावर बी है, तो बेस सेम रहता है तो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाता है, तो a प्लस बी, एल का पावर a प्लस बी और t का पावर -2 इंटू बी, तो -2b। ये आया प्रोपोर्शनैलिटी के इस साइड का डायमेंशन। अब दोनों साइड का डायमेंशन इक्वल करेंगे क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस कहता है कि प्रोपोर्शनैलिटी के दोनों साइड का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करो, तो m का डायमेंशन इक्वल करेंगे तो m का पावर इस साइड 0 है, इस साइड भी m का पावर 0 है, तो m का डायमेंशन इक्वल है। l का पावर इस साइड a प्लस बी है और l का पावर इस साइड 0 है, तो a प्लस बी बराबर होना चाहिए इस 0 के, तभी l का डायमेंशन बराबर होगा। और इस साइड t का पावर -2b है और इस साइड t का पावर 1 है, तो -2b बराबर होना चाहिए इस 1 के। तो देखो दो इक्वेशन मिला डायमेंशन इक्वेट करने से और वेरिएबल भी दो ही है a और b, तो इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से a और b का वैल्यू निकालेंगे और वापस यहाँ पे इसमें पुट करेंगे तो t, l और g में एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। यहां से देखें सेकेंड इक्वेशन में तो b बराबर 1 और बाय में जाएगा ये -2, तो यहाँ पे -2, तो b बराबर -1/2। अब इसी b को यहाँ पे पुट करेंगे तो a का वैल्यू मिलेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन से a बराबर, ये b उस साइड जाएगा तो प्लस से माइनस में, तो -b। अब a बराबर माइनस और b के जगह पे ये -1/2, तो a बराबर मिला -+1/2। तो इस a और b के वैल्यू को वापस यहां पे पुट करेंगे तो t, l और g में एक रिलेशन मिलेगा। इसको कहां पे करें, इसको मिटा देते हैं और यहां पे करते हैं। टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू l का पावर a और a का वैल्यू आया है +1/2, तो a के जगह पे 1/2 और g का पावर b और b का वैल्यू है -1/2, तो यहां से लिखेंगे t प्रोपोर्शनल l का पावर 1/2 और g का पावर ऊपर में -1/2 है, इसको नीचे में लिखेंगे तो g का पावर +1/2। डिवाइड के ऊपर या नीचे करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहां से मिलेगा t प्रोपोर्शनल l बाई g और इन दोनों पे पावर है 1/2 और पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, तो t प्रोपोर्शनल √l/g। अब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो एक सटीक कांस्टेंट वैल्यू चूज करना पड़ता है, तो प्रैक्टिकली वो सटीक वैल्यू 2π होता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओ और इक्वालिटी डालो
तो यहाँ पे एक सटीक कांस्टेंट वैल्यू आएगा 2 पाई। तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाय जी। ये है सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन के टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो यहां पे देखो ये टाइम पीरियड का डिपेंडेंसी पता था कि ये L और G पे डिपेंड करता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हम लोग T, L और G में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिए, एक फॉर्मूला बन गया। तो प्रोसेस को अच्छे से देखें और प्रोसेस को समझें। इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, प्रोसेस यही रहेगा। ये मान लो पानी है, और इस पानी में एक बॉल है, आयरन का बॉल है, लोहे का। तो इसको पानी में छोड़ेंगे तो ये बॉल नीचे गिरेगा। तो मान लो v वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। तो मीडियम के वजह से इस बॉल पे वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, इसको मीडियम रेसिस्टेंस फोर्स बोलते हैं। तो इस रेसिस्टेंस फोर्स का वैल्यू क्या होगा? ये रेसिस्टेंस फोर्स डिपेंड करता है इस बॉल के साइज पे, मतलब इस बॉल के रेडियस पे, इस फ्लूइड के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। ये n कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये फ्लूइड का लेयर है, पानी चल रहा है और पानी का लेयर है ये। इस लेयर का वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है और इस लेयर का वेलोसिटी मान लेते हैं v2 है। तो ये दोनों लेयर अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है, तो एक दूसरे लेयर पे ऐसे घिसटाते हुए चलेगा। तो इन दोनों लेयर के कांटेक्ट में एक फोर्स जनरेट हो जाएगा, फ्रिक्शन टाइप का। इन दोनों लेयर का कांटेक्ट एरिया मान लें A है, और ये n है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये अलग अलग फ्लूइड के लिए अलग अलग होगा, ये फ्लूइड का प्रॉपर्टी है। और इन दोनों लेयर के बीच चेंज इन वेलोसिटी है v1 माइनस v2 या फिर v2 माइनस v1। तो इस चेंज इन वेलोसिटी को v1 माइनस v2 को हम d भी लिख देंगे। और इन दोनों लेयर के बीच का ये वर्टिकल सेपरेशन मान लें dx है। तो इन दोनों लेयर के कांटेक्ट में जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ है, ये फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कांटेक्ट एरिया, दोनों लेयर के बीच का कांटेक्ट एरिया, और ये चेंज इन वेलोसिटी, दोनों लेयर के बीच वेलोसिटी में कितना चेंज है, ये चेंज इन वेलोसिटी बाय दोनों लेयर के बीच का ये वर्टिकल सेपरेशन dx, NAdV/dx। और ये फ्रिक्शन टाइप का फोर्स है, इसलिए बुक में यहाँ पे माइनस लगा रहता है इसके पीछे में। ठीक, अब यहाँ से इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट निकालो और डायमेंशन निकालो। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल टू लिखा जाएगा F इंटू dx, और ये AdV इसके डिवाइड में आएगा, F dx और डिवाइड में AdV। तो इसका यूनिट मिलेगा, फोर्स का यूनिट kg मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, ये dx लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर, और फिर डिवाइड में ये a एरिया है तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और ये d भी चेंज इन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर बाय सेकेंड, तो मीटर, और इस बाय सेकेंड को यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं। तो यहाँ से देखें मीटर स्क्वायर से मीटर इंटू मीटर कट गया, एक सेकेंड से ये सेकेंड कट जाएगा, इसमें एक सेकेंड यहाँ पे बच जाएगा। तो इसका यूनिट मिला kg बाय मीटर सेकेंड, kg बाय मीटर सेकेंड। तो इस यूनिट को देख के इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं, kg के जगह पे कैपिटल M, और ये मीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो L का पावर -1,
और सेकेंड का डायमेंशन कैपिटल टी, ये भी नीचे से ऊपर जाएगा तो टी का पावर -1। ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। इसको हम यहां पे लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन आया ml-1 t-1 ml-1 t-1 ये ठीक। अब इसको मिटाओ, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड्स मैकेनिक्स में आएगा आगे। अभी यहां पे इसका यूज आ गया, इसलिए इसको थोड़ा देख लिए। हमें ये मीडियम रेसिस्टेंस फोर्स निकालना है। हम लोग ये फोर्स एक्सपीरियंस भी करते हैं, जब मोटरसाइकिल पे बड़ी तेज में चलते हैं तो मीडियम एयर है तो एयर का धक्का पीछे की तरफ लगता है, उसी को मीडियम रेसिस्टेंस फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे पानी में ये बॉल नीचे की तरफ भी वेलोसिटी से चल रहा है, तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में पानी मीडियम का रेसिस्टेंस फोर्स ये कितना होगा, ये निकालना है। और ये रेसिस्टेंस फोर्स का डिपेंडेंसी पता है कि ये रेसिस्टेंस फोर्स डिपेंड करता है इस मीडियम के प्रॉपर्टी पे, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। जिस भी मीडियम में ये बॉल चल रहा है उस मीडियम के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, इस बॉल के साइज पे, मतलब इस बॉल के रेडियस पे, और इस बॉल के वेलोसिटी पे, ये वेलोसिटी पे, इन तीन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है ये रेसिस्टेंस फोर्स। तो डिपेंडेंसी पता है। अब इसमें डायमेंशनल एनालिसिस लगाओ, दोनों तरफ डायमेंशन इक्वेट करो और FR, N, R और V में रिलेशन मिल जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी के इस साइड फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन ML-T-2 बराबर, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका पावर मान लेते हैं A, इस R का पावर मान लेते हैं B और इस V का पावर मान लेते हैं C। क्योंकि ये N, R और V डिवाइड के ऊपर में है या नीचे में है ये नहीं पता, इसका पावर नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा तो उससे समझेंगे कि ये ऊपर में है या नीचे में है। इस R का पावर 2 है या -2 है, V का पावर 3 है या -1 है, तो ABC का वैल्यू मिलेगा, उससे पता चलेगा कि N का पावर क्या है, R का पावर क्या है, V का पावर क्या है, ये NR V में से कौन ऊपर में है कौन नीचे में है। ठीक, तो इस N का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन यहाँ पे दिख रहा है ML-1 T-1, ML-1 T-1 और इसका पावर A, ये R इस बॉल का रेडियस है, लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L और इसका पावर B, और ये V वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, LT-1 और इसका पावर C। तो अब यहाँ पे देखो M का पावर यहाँ पे A दिख रहा है और कहीं पे M नहीं है तो M का पावर A, L का पावर यहाँ पे L का पावर -1 इंटू A तो -A, यहाँ पे L का पावर +B तो +B, यहाँ पे L का पावर +C तो +C। बेस सेम तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है। और T का पावर यहाँ पे -1 इंटू A तो -A, T यहाँ पे है -1 इंटू C तो -C। ये मिल गया प्रोपोर्शनैलिटी के इस साइड का डायमेंशन। अब दोनों साइड डायमेंशन इक्वेट करना है तो M, L और T के पावर को इक्वेट करो। M का पावर यहाँ पे A है और यहाँ पे M का पावर 1 है तो A बराबर 1, यहाँ पे L का पावर -A प्लस B प्लस C है, -A प्लस B प्लस C है, और यहाँ पे L का पावर 1 है तो ये बराबर 1। T का पावर यहाँ पे -A माइनस C है, -A माइनस C, और T का पावर यहाँ पे -2 है तो -A माइनस C बराबर -2। तो ये तीन इक्वेशन मिला और वेरिएबल भी तीन है, A, B और C।
तो इन तीनों इक्वेशन के हेल्प से एबीसी का वैल्यू निकालेंगे और उस एबीसी को वापस इसमें जाके पुट करेंगे तो एफ, एन, आर और भी में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे a बराबर 1 ये तो पहले ही दिख रहा है। इसी a के वैल्यू को इस थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो c मिलेगा। तो थर्ड इक्वेशन में रखो, इस a के जगह पे 1 को रखो तो माइनस, और a के जगह पे ये 1 और माइनस c बराबर -2। तो दोनों साइड माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से c बराबर मिलेगा 2 और ये +1 उस साइड जाएगा तो -1। तो c बराबर मिला 2 - 1, तो c बराबर +1। तो a और c मिल गया है। a और c को सेकेंड इक्वेशन में रखो तो माइनस और a के जगह पे ये +1 और फिर प्लस b और प्लस c के जगह पे c का वैल्यू 1 मिला है तो c के जगह पे 1 बराबर 1। तो अब यहां पे देखो -1 से +1 कट जाएगा और b बराबर +1 मिलेगा। तो a, b और c का वैल्यू मिल गया है, 1 1 और 1 आया है। तो इसको यहाँ पे और यहाँ पे पुट करें तो f, n, r और v में एक रिलेशन मिलेगा। इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ पे। एफ आर प्रोपोर्शनल टू n का पावर a और a का वैल्यू 1, r का पावर b और b का वैल्यू भी 1 आया, v का पावर c और c का वैल्यू भी 1 आया। अब यहां से इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो प्रैक्टिकली यहां पे एक कांस्टेंट आता है 6 पाई। तो इसको मिटाएं और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के इक्वालिटी साइन डालो तो एफ आर इक्वल टू, यहाँ पे प्रैक्टिकली एक कांस्टेंट आता है 6 पाई, ये एन आर भी। तो ये मिला मीडियम रेसिस्टेंस फोर्स। अगर n कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाले मीडियम में कोई बॉल v वेलोसिटी से चल रहा है जिसका रेडियस r है तो उस बॉल पे मीडियम की वजह से वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है और उस फोर्स का फॉर्मूला है 6 पाई NRV। ठीक, रिलेशन एस्टैब्लिश करने वाला क्वेश्चन कैसा भी हो प्रोसेस यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। अगर इक्वेशन ऐसा है y बराबर साइन थीटा, तो आपको पता है थीटा का यूनिट तो होता है रेडियन, लेकिन एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये एंगल डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस होता है। तो इक्वेशन ऐसा है y बराबर साइन ax और प्लस या माइनस t/b। यहां पे भी कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है। यहां पे इसमें फाइंड करना है, फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। a और b का यूनिट डायमेंशन निकालना है। तो यहां पे देखो एंगल के जगह पे, इस एंगल के जगह पे ये टर्म है और ये एंगल डायमेंशन लेस होता है तो ये भी डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब ये भी डायमेंशन लेस होगा और ये भी डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि डायमेंशन लेस में डायमेंशन लेस को जोड़ेंगे या फिर डायमेंशन लेस में से डायमेंशन लेस को घटाएंगे तभी डायमेंशन लेस मिलेगा। इसका मतलब ये भी डायमेंशन लेस और ये भी डायमेंशन लेस।
डायमेंशन लेस का मतलब अगर ऊपर l का डायमेंशन है और नीचे भी l का डायमेंशन है तो डायमेंशन से डायमेंशन कटा और ये डायमेंशन लेस हो गया, 1 के बराबर आ गया इसका डायमेंशन। तो डायमेंशन लेस का मतलब उसका डायमेंशन 1 के बराबर, डायमेंशन से डायमेंशन कट जाएगा तो क्वांटिटी 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ax का डायमेंशन 1 के बराबर होगा और t बाय b का डायमेंशन भी 1 के बराबर होगा। तो यहां से देखो a बराबर 1 बाई एक्स और ये x लेंथ है और ये t टाइम है। तो a का यूनिट मिलेगा 1 बाय x का यूनिट और x लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर। तो 1 बाय मीटर मिलेगा a का यूनिट और a का डायमेंशन होगा 1 बाय l। इस l को ऊपर लिखेंगे तो l का पावर -1। तो ये मिला a का यूनिट और डायमेंशन। इसी तरह से b का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b बराबर t मिलेगा। तो b का यूनिट और डायमेंशन वही होगा जो इस t का यूनिट और डायमेंशन होगा और t टाइम है तो b का यूनिट टाइम के यूनिट के बराबर तो सेकेंड और डायमेंशन कैपिटल T। ठीक, तो इस तरह से a और b का यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं एक कॉन्सेप्ट और। अगर इक्वेशन ऐसा है y बराबर log r, तो log के साथ जो ये r है ये भी डायमेंशन लेस होता है। तो इक्वेशन अगर ऐसा आ गया y बराबर, यहां पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई कांस्टेंट नंबर और फिर log और इस r के जगह पे ax प्लस bt। तो यहां पे इस a और b का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। तो यहां पे r के जगह पे ये टर्म है तो ये भी डायमेंशन लेस होगा और ये डायमेंशन लेस होने का मतलब ये भी डायमेंशन लेस और ये भी डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस प्लस डायमेंशन लेस करेंगे तभी डायमेंशन लेस मिलेगा और डायमेंशन लेस मतलब डायमेंशन 1 के बराबर। तो ax इक्वल टू 1 और bt इक्वल टू भी 1। तो यहां से a बराबर 1 बाई एक्स और ये x लेंथ है और ये t टाइम है। तो a का यूनिट मिलेगा 1 बाय एक्स का यूनिट तो 1 बाय मीटर और डायमेंशन लिखें इसका तो 1 बाय कैपिटल L और ये L ऊपर जाएगा तो L का पावर -1। ठीक, इसी तरह से इस b का डायमेंशन तो b बराबर 1 बाय t और t टाइम है तो b का यूनिट मिलेगा 1 बाय सेकेंड और इसका डायमेंशन लिखें तो सेकेंड ऊपर जाएगा तो t का पावर -1। ठीक, एक कॉन्सेप्ट और, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला। अगर इक्वेशन ऐसा है y बराबर e टू द पावर p, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इस e के पावर में यहां पे जो भी क्वांटिटी होगा ये डायमेंशन लेस होता है, ये डायमेंशन लेस होता है। तो अगर इक्वेशन ऐसा है y बराबर सम कांस्टेंट e टू द पावर x बाय a माइनस t बाय b, तो यहां पे a और b का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ a एंड b।
तो देखो ये डायमेंशन लेस है, इसका मतलब ये भी डायमेंशन लेस होगा और ये भी डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस में से डायमेंशन लेस को घटाएंगे या फिर डायमेंशन लेस में डायमेंशन लेस को जोड़ेंगे तभी ये डायमेंशन लेस मिलेगा। और डायमेंशन लेस मतलब डायमेंशन 1 के बराबर। तो x बाई ए बराबर 1 और t बाई बी बराबर 1, ये दोनों डायमेंशन लेस होगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो a बराबर मिलेगा x और यहां पे b बराबर मिलेगा t। x लेंथ है और t टाइम है, तो a का यूनिट मिलेगा इस x के यूनिट के बराबर, और x लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर, तो a का यूनिट मिला मीटर और डायमेंशन कैपिटल L। इसी तरह से ये t टाइम है तो b का यूनिट टाइम के यूनिट के बराबर, तो b का यूनिट सेकेंड और डायमेंशन कैपिटल T। ठीक, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में थीटा के जगह पे जो भी होगा वो डायमेंशन लेस होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉग के साथ जो भी होगा, लॉग आर में आर के जगह पे जो भी होगा वो डायमेंशन लेस होगा। या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई के पावर में जो भी क्वांटिटी होगा ये डायमेंशन लेस होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन देखते हैं कि ये डायमेंशनल एनालिसिस कहां कहां पे काम नहीं करता है। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसका पहला लिमिटेशन देखो, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी एनालाइज्ड। अगर किसी इक्वेशन में डायमेंशन लेस कांस्टेंट नंबर प्रेजेंट है तो उस डायमेंशन लेस कांस्टेंट के बारे में ये डायमेंशनल एनालिसिस कुछ नहीं बताएगा। जैसे एक इक्वेशन हम लोग देखे भी थे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डायमेंशनली चेक करेंगे तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन इस कांस्टेंट नंबर के जगह पे अगर 1/2 के जगह पे हम 7 ले लें या यहाँ पे ut के पीछे गुना में 9 ले लें, कोई भी नंबर ले लें, तब भी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट ही होगा, क्योंकि इस डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस कुछ नहीं बताता है। तो ये है इसका पहला लिमिटेशन कि यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस काम नहीं करता है। दूसरा लिमिटेशन है कि इफ एन इक्वेशन containing trigonometric function sin x या cos x जैसा, लॉगरिथमिक फंक्शन ln x या log ax प्लस माइनस bt जैसा, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x या फिर e टू द पावर ax प्लस माइनस bt जैसा। तो हमें पता है कि यहाँ पे sin x में ये x एंगल के जगह पे है और इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसी तरह से log x में x के जगह पे ये है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसके बारे में डायमेंशनल एनालिसिस कुछ नहीं बताता है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e के पावर में जो भी क्वांटिटी है ये भी डायमेंशन लेस होता है, इसके बारे में डायमेंशनल एनालिसिस कुछ नहीं बताएगा। तो अगर किसी इक्वेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रेजेंट है
तो ऐसे इक्वेशन को डायमेंशनल एनालिसिस एनालाइज नहीं कर पाएगा। ठीक। और तीसरा लिमिटेशन है कि इफ अ क्वांटिटी डिपेंड्स more than 3 factor, more than 3 factor, अगर कोई क्वांटिटी 3 क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड कर गया तो उस क्वांटिटीज के बीच डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हम रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। देखिए कैसे, मान लो कि एक क्वांटिटी है Q और ये डिपेंड करता है 3 से ज्यादा क्वांटिटी पे, 4 क्वांटिटी पे, A, B, C और D, इन चारों क्वांटिटी पे। अब यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस लगाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी के इस साइड का डायमेंशन M, L और T के फॉर्म में कुछ आएगा और प्रोपोर्शनैलिटी के उस साइड का डायमेंशन भी M, L और T के फॉर्म में कुछ आएगा। यहाँ पे A का पावर स्मॉल a, B का पावर स्मॉल b, C का पावर स्मॉल c और D का पावर स्मॉल d। अब प्रोपोर्शनैलिटी के उस साइड डायमेंशन M, L और T के फॉर्म में कुछ आएगा। अब दोनों साइड डायमेंशन इक्वेट करेंगे तो M का पावर इक्वेट करेंगे, L का पावर इक्वेट करेंगे, T का पावर इक्वेट करेंगे तो हमको 3 इक्वेशन मिलेगा। और यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो वेरिएबल 4 है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d। तो 3 इक्वेशन के हेल्प से 4 वेरिएबल कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर कोई क्वांटिटी 3 क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड कर जाएगा तो डायमेंशनल एनालिसिस उसको एनालाइज नहीं कर पाएगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस का ये 3 लिमिटेशन कि कहां पे डायमेंशनल एनालिसिस काम नहीं करता है, इसको देखें ध्यान से अच्छे से और कॉन्सेप्ट को समझें। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो IIT JEE एडवांस में पूछा जा चुका है, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। इसको मिटा रहे हैं। तो प्यार है किसी और का, तुझ चाहता कोई और है तुम्हें। चलो, रिलेशन एस्टैब्लिश करने वाला क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है डी प्रोपोर्शनल रो एस और एफ। यहां पे ये डी डिस्टेंस है, ये रो डेंसिटी है और ये एस इंटेंसिटी है और ये एफ फ्रीक्वेंसी है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर और डायमेंशन कैपिटल एल। डेंसिटी का यूनिट, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास का यूनिट केजी और बाय वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट केजी बाय मीटर क्यूब, केजी बाय मीटर क्यूब। तो इसका डायमेंशन m और इस मीटर का डायमेंशन कैपिटल L, इसको ऊपर में लिखेंगे तो L का पावर -3। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 बाय टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट 1 बाय टाइम का यूनिट सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन मिलेगा 1 बाय कैपिटल T, सेकेंड का डायमेंशन कैपिटल T को ऊपर करेंगे तो T का पावर -1, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन T का पावर -1। और ये S इंटेंसिटी है,
इंटेंसिटी का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? इंटेंसिटी इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब अगर इंटेंसिटी का यूनिट चाहिए तो एनर्जी का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। अब बट्टा में टाइम, तो टाइम का यूनिट सेकेंड, और ये बट्टा में एरिया भी है तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, ये मिलेगा केजी बाय सेकेंड का पावर 2 + 1 3, केजी बाय सेकेंड का पावर 3। तो इसका डायमेंशन लिखा जाएगा कैपिटल एम, और सेकेंड को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो टी का पावर -3, तो एम टी -3। ये है इस इंटेंसिटी का डायमेंशन, कैपिटल एम और टी का पावर -3। अब यहां पे क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें क्वेश्चन है कि ये D प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी का पावर 1/n है, तो इस n का वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन में इस n का वैल्यू पूछा जा रहा है, n = व्हाट। तो इसमें डायमेंशनल एनालिसिस लगाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी के दोनों साइड डायमेंशन इक्वेट करेंगे, तो D प्रोपोर्शनल S का पावर कुछ ना कुछ मिलेगा। अब इस S के पावर को यहां से कंपेयर करेंगे तो n के जगह पे उसमें जो होगा वही होगा इस n का वैल्यू। ठीक, तो इसमें डायमेंशनल एनालिसिस लगाओ। मान लेते हैं कि इस डेंसिटी का पावर A है, इंटेंसिटी का पावर B है, और इस फ्रीक्वेंसी का पावर C है। ये D डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर और डायमेंशन कैपिटल L। तो प्रोपोर्शनैलिटी के इस साइड का डायमेंशन कैपिटल L। इसमें मास नहीं है तो कैपिटल M का पावर 0, टाइम भी नहीं है तो कैपिटल T का पावर 0। तो ये मिला प्रोपोर्शनैलिटी के इस साइड का डायमेंशन, बराबर प्रोपोर्शनैलिटी के इस साइड का डायमेंशन करेंगे तो डेंसिटी का डायमेंशन है ml का पावर -3, कैपिटल M L का पावर -3, और इसका पावर A। इंटेंसिटी का डायमेंशन है mt -3, और इसका पावर B। और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है t का पावर -1, और इसका पावर C। तो अब यहां पे देखो m का पावर यहां पे A है और यहां पे m का पावर B है, तो m का पावर A + B, और L का पावर यहां पे -3A है और L का पावर इधर कहीं पे L नहीं है तो L का पावर -3 है, और T का पावर यहाँ पे -3B है तो -3B, और यहाँ पे T का पावर -1 × C है तो -C। ये मिला प्रोपोर्शनैलिटी के उस साइड का डायमेंशन। अब दोनों तरफ M, L और T के पावर को इक्वेट करेंगे, तो इस साइड M का पावर A + B है तो A + B बराबर, इस साइड M का पावर 0 है, इस साइड L का पावर -3A बराबर, इस साइड L का पावर 1 है, और T का पावर इस साइड -3B - C, तो -3B - C बराबर, इस साइड T का पावर 0 है, 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, और ये इक्वेशन थर्ड। सेकेंड इक्वेशन को देखें तो A बराबर मिलेगा 1, और ये -3 इस 1 के डिवाइड में जाएगा, तो सेकेंड इक्वेशन से फ्रॉम सेकेंड A बराबर मिलेगा 1/-3, तो A का वैल्यू मिल गया। अब इसी A के वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो B का वैल्यू मिलेगा, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से B बराबर इस A को उस साइड ले जाएंगे
तो प्लस से माइनस में जाएगा, तो b बराबर माइनस के, और a का वैल्यू है -1/3, तो b बराबर मिलेगा माइनस, और a के जगह पे -1/3, तो माइनस माइनस +1/3, तो b बराबर मिला +1/3। अब इसी b के वैल्यू को इस थर्ड इक्वेशन में यहां पे रखेंगे तो c का वैल्यू मिलेगा। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, इस थर्ड इक्वेशन में यहां पे रखो b का वैल्यू, ये 1/3, तो ये -3 और b के जगह पे 1/3 इंटू 1/3, और फिर ये -c बराबर 0। तो यहाँ पे देखो 3 से 3 कट जाएगा, तो -1 - c बराबर 0, -1 - c बराबर 0, तो -c को उस साइड ले जाएंगे तो +c बराबर -1, तो c बराबर -1 मिला। अब इसी a b c के वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो d, रो, s और f में एक रिलेशन मिलेगा। इसको हम मिटा रहे हैं, आप प्रोसेस ध्यान से देखिए, प्रोसेस को ठीक से देखिए और समझिए। a का वैल्यू -1/3 और b का वैल्यू +1/3। a का वैल्यू मिला था -1/3 और b का वैल्यू मिला था +1/3, और c का वैल्यू -1 मिला है। अब इसी ABC के वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। कहाँ पे मिटाएं, कहाँ पे मिटाएं, इसको मिटा देते हैं अब। तो D प्रोपोर्शनल रो का पावर A, तो रो का पावर A, और A का वैल्यू है -1/3, -1/3, S का पावर B, और B का वैल्यू है +1/3, +1/3, और F का पावर C, और C का वैल्यू है -1, तो F का पावर -1। तो ये मिला रिलेशन D, रो, S और F में। यहां पे आप ध्यान से देखें तो ये D प्रोपोर्शनल S का पावर 1/3 है, D प्रोपोर्शनल S का पावर 1/3 है। अब आप इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर करें। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इस n के जगह पे 3 मिलेगा। D प्रोपोर्शनल S का पावर 1/n, और यहां पे है D प्रोपोर्शनल S का पावर 1/3। तो S के पावर को इक्वेट करेंगे तो इस n के जगह पे ये 3 है, तो इस n का वैल्यू 3 मिला। आंसर। तो ये जेईई एडवांस में आया हुआ डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखें ध्यान से और प्रोसेस को समझें। आज के इस लेक्चर में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ चुके हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से किसी भी इक्वेशन को चेक करना सीखे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है, और फिर एक क्वांटिटी का डिपेंडेंसी अगर पता है कि ये क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से इन सभी क्वांटिटी के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करना सीखे, फॉर्मूला बनाना सीखे। अगले लेक्चर में यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे, किसी भी क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसके लिए यूनिट का MKS और CGS सिस्टम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।